नमस्कार दोस्तों, ग्लास आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसको हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह एमसीक्यू आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू को प्रारंभ करते हैं। एमसीक्यू को प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्ट रैंक का कमान किसे सौंपा गया? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, सेकंड ऑप्शन है सत्येंद्र कुमार सैनी, तीसरा ऑप्शन है राकेश कुमार सिंह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को ही आर्ट रैंक का कमान सौंपा गया है। यदि सत्येंद्र कुमार सैनी की बात करें तो ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर हैं, जबकि राकेश कुमार सिंह की बात करें तो यह एयर चीफ मार्शल हैं। अब बात कर लेते हैं आर्ट रैंक की। तो आर्ट रैंक का फुल फॉर्म होता है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, जो शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर शिमला में है। यह इंडियन आर्मी की 7 कमांडो में से एक कमांडो है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह की थीम क्या थी? तो इसमें ऑप्शन है यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म, यूनाइटेड अगेंस्ट चाइना, यूनियन बार एसोसिएशन, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अब बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो न केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहता है, अथवा उसके सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें भी शामिल नहीं होना चाहता है, यानी कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित होता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्थापना वर्ष की। तो इसका स्थापना वर्ष 1961 में किया गया था। जो हेडक्वार्टर है इसका वो है जकार्ता में। जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। यदि स्थापना सदस्य की बात करें तो इसमें 4 सदस्य अन्य थे भारत के अलावा, यानी कि भारत सहित टोटल 5 सदस्यों के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसकी बैठक की बात करें तो इसकी 19वीं बैठक थी। 19वीं बैठक थी, जिसे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहयोग से इनके राष्ट्राध्यक्षों की से बात की। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कोल्ड चेन परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सैनिटाइजर यंत्र से, शीत क्षेत्र से, कृषक तथा कृषि क्षेत्र से। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा कृषक तथा कृषि क्षेत्र। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कोल्ड चेन परियोजना की। तो कोल्ड चेन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी बाधा से उनके पास तक अनाज उपलब्ध कराना ही इसका मेन मकसद है। यदि इसको आगे अच्छे रूप से समझें तो हम लोग देखते हैं अनाजों का प्रोसेसिंग करके, यानी कि अनाज को बाहर, यानी कि जड़ से बाहर निकाल कर, पेड़ों से बाहर निकाल कर उसकी तौलाई करके, छटाई करके, वर्गीकरण अथवा भंडारण जैसी व्यवस्था होने के बाद, पैकिंग सुविधा के बाद जब उपभोक्ता तक या सुलभ से पहुंच जाता है तो उसी श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? शीत श्रृंखला कहते हैं। इसमें अब कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र आ जाते हैं जो कृषि के अंतर्गत होते हैं, जैसे पशुपालन,
पोल्ट्री, बागवानी इत्यादि भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ऑप्शन ए है बिमल जुल्मा, ऑप्शन बी है श्री संजय कोठारी, ऑप्शन सी है शरद कुमार, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। श्री संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्त किया। इसके बाद बात कर लेते हैं बिमल जुल्मा की। तो ये केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि शरद कुमार की बात करें, शरद कुमार श्री संजय कोठारी के पहले ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त थे। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ई नैम क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक नैनो एंटी माइक्रोबियल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक नॉमनक्लेचर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, यानी कि ई नैम क्या है? तो यह एक डिजिटल फॉर्म है जहाँ पे अनाजों का, सब्जियों का इत्यादि का खरीद बिक्री किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन खरीद बिक्री अथवा डिजिटल फॉर्म पर इनका खरीद बिक्री किया जाता है, तो उसे ई नैम कहा जाता है। इसमें सब्जी मंडियों को, यानी कि एक सब्जी मंडी से दूसरे सब्जी मंडी को जोड़ने का भी काम किया जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है 3 मई, 2 मई, 4 मई, 5 मई। सॉरी दोस्तों, इसमें हम भूल गए, 1 मई को श्रम दिवस अथवा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रम दिवस अथवा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो 4 मई है, 4 मई है, इस दिन अग्निशमन दिवस होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 4 मई को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रांजल बिश्नोई, मनीषा सहगल, तीसरा ऑप्शन है सरिता कामोती रेड्डी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर तीसरा सही होगा, यानी कि सरिता कामोती रेड्डी थी, जिसे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिला न्यायाधीश नियुक्त किया। यदि अब बात करते हैं हम सरिता कोमाती रेड्डी की, तो सरिता कोमाती रेड्डी न्यूयॉर्क के
पूर्व जिले में ही पहले एक जज के अंतर्गत कार्य करती थी, परंतु इसके बाद पहले हम देखते हैं तो इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग की उप प्रमुख भी रह चुकी थी। यानी कि एक प्रकार से न केवल न्यायाधीश के क्षेत्र में कार्य किया, अपितु देश के लिए अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किया। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, साहित्य, संगीत। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। पत्रकारिता में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है और संगीत में भी दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय यानी अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। यदि इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी में किया गया था। यदि पुरस्कारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरस्कार द टाइम ने प्राप्त किया, द टाइम न्यूज अखबार ने प्राप्त किया। इनके विशेष कार्यों के लिए दिया जाता है जो नस्लवाद, वंशवाद, रंगभेद तथा कानून परिवर्तन के कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसमें आपको बता ही दिए कि द टाइम्स जो पत्रिका है उसको सबसे ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या 3 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान किस महासागर के तट पर स्थित है? तो अजरबैजान किस महासागर के तट पर स्थित है? तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है ब्लैक सी, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन महासागर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है ऑप्शन बी सही है, यानी कि अजरबैजान कैस्पियन महासागर के तट पर